मतलब वहीं से हमें एक प्रेरणा मिली और हमें लगा कि अगर आज हमने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए नहीं सचेत किया तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया और महीनों जेल में फिर आए और फिर संघर्ष करने लगे। ये तो सही बात है कि फीस निरंकुश होती जाती है, विश्वविद्यालय का भी जो शासन प्रशासन है वो निरंकुश है। और जब छात्र अपनी बात को कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर रख नहीं पाएंगे तो हमारी क्या समस्या है, विश्वविद्यालय कैसे समझेगा। लगता है कि मैं अपनी क्लास की सबसे शैतान लड़की होंगी, और लेकिन पढ़ने वाली भी। लड़कियों के लिए नहीं अच्छा है, लड़कियां वहाँ से जाएंगी तो टॉन्ट होगा या इस तरह के कमेंट्स होंगे। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश भर में एक नाम जोरों शोरों से चर्चा में रहा। वो किसी भी दल की ओर से सबसे युवा प्रत्याशी थी। आज के जिस दौर में युवा रोजगार के लिए लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी की दौड़ में लगे हुए हैं और अपने जीवन की तमाम दिक्कतों में फंसे हुए हैं, ऐसे में एक युवा निकल करके आती हैं और राजनीति की दशा एवं दिशा को बदलने का साहस करती हैं। वो कोई और नहीं, वो पूजा शुक्ला जी हैं, जो कि लखनऊ उत्तर से समाजवादी पार्टी की विधानसभा के प्रत्याशी रहीं। तो आज हम मैम के साथ मौजूद हैं और जानेंगे मैम का अब तक का सफ़र कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने व्यस्तता भरे जीवन में से समय निकाला। बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया यहाँ बात रखने का। मैम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन है पूजा शुक्ला। एक बेहद आम सामान्य परिवार से आने वाली लड़की, जिसको शायद राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। समाज में जिस तरह का एक शोषण है, जिस तरह की व्यवस्था थी, अमीर और गरीब में जिस तरह का अंतर था, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा हर आम आदमी अपने जीवन में जद्दोजहद करता है। हर आम लड़की की चाह होती है कि स्कूल जाए, कॉलेज जाए और कॉलेज जाने के बाद कुछ बन जाए, हमारा आर्थिक स्तर ठीक हो जाए, हम अपने परिवार के लिए कुछ करने लग जाएं। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक बहुत आम सामान्य परिवार से निकल कर के आई। छोटे से सपने थे, बहुत बड़े सपने भी नहीं थे। संघर्ष किया और संघर्ष करते करते राजनीति में आई। राजनीति में आने के बाद चुनाव लड़ी और तमाम चीज़ें अलग रहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जो सोचा था शायद मैं उससे बहुत परे हूँ आज के समय में। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया चुनाव लड़ी, तो सब लोग जानते हैं कि आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई। तो आप हमें मैम बताएं कि आपका बचपन का दौर कैसा था और प्रारंभिक शिक्षा। हम 2 बहनें और हैं और बहुत सामान्य सा जीवन था, कोई ऐसा कुछ अलग नहीं। पढ़ने वाले लोग थे, सिर्फ पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के अलावा कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा नहीं था। सबसे बड़ी थी, इससे हमेशा से जिम्मेदार रही। और धीरे धीरे जब स्कूल की तरफ गए तो स्कूल में भी अच्छा था, लोगों के साथ मिलना जुलना। मुझे लगता है कि मैं अपनी क्लास की सबसे शैतान लड़की होंगी, और लेकिन पढ़ने वाली भी। तो हमेशा से वोकल थी, स्पीच देना, हर इस तरह की एक्टिविटीज़ में जहाँ पर लीडरशिप की कोई भी एक्टिविटी रहती हो, तो मुझे लगता है कि मैं हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। और मेरे स्कूल की टीचर्स हमेशा पेरेंट टीचर मीटिंग में यही शिकायत करती थी कि आपकी लड़की लड़ती बहुत है। क्योंकि मैं हमेशा, मुझे अगर कोई चीज़ लगी कि सामान्य से अलग है या मुझे कोई चीज़ ऐसी लगी कि ये गलत है, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। गलत को हमेशा गलत कहने का साहस रखा। और ये राजनीतिक जीवन में नहीं, अगर मैं व्यक्तिगत जीवन की भी बात करूँ, अपने स्कूल से शुरू करूँ और अपने यूनिवर्सिटी तक जाऊँ, तो कहीं ना कहीं मैंने जो भी गलत लगा उसका विरोध करा। और उसके स्कूल की शिक्षा के बाद यूनिवर्सिटी में आया, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। एक सामान्य जीवन जीने वाली लड़की को बहुत कुछ सिखाया, वाद विवाद, संवाद। क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे जाते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और समाज के नैतिक मूल्यों पे बात करते हैं। असली जीवन तो आपका यूनिवर्सिटी से शुरू होता है। यूनिवर्सिटी आई, तमाम तरह की चीज़ों को देखा और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जीवन जीने का तरीका, समाज के प्रति सोचने का तरीका, करियर के लिए कितनी जद्दोजहद होती है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि हम लोग जब विश्वविद्यालय जाते हैं तो हर परिवार के बच्चे, क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालयों की यही एक क्वालिटी होती है, यहाँ पर अमीर का बच्चा भी उतना ही काउंट होता है जितना गरीब का बच्चा। तो सब साथ में बैठ के पढ़ते हैं। तो हर व्यक्ति की अपने अलग परसेप्शन है, अलग सोच है। कोई नौकरी के लिए बहुत परेशान है, कोई जीवन में कुछ अलग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना हुआ, उनकी सोच को समझना हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं,
ये एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर सारे अंतर समाप्त हो जाते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के बीच में। जब आप छोटे होते हैं तो आप अच्छे स्कूल में भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं, सरकारी में बहुत सारे लोग नहीं भेजते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं और जब आप सरकारी विश्वविद्यालय में पहुँचते हैं तो वहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े परिवार से आते हैं। मैं बहुत सामान्य परिवार से थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत बड़े परिवारों से आते थे, हायर मिडिल क्लास से आते थे, लेकिन वहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है ना हम दोनों लोगों के बीच का, वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा है और ऐसी शिक्षा रही कि पढ़ाई पर ध्यान दिया, पढ़ाई की, और हमेशा एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए समाज में संघर्ष किया। मैम, जैसा कि आपने बताया बचपन में आप बहुत शैतान थी, इतनी शैतान थी कि टीचर को आपसे पेरेंट्स से शिकायत भी करनी पड़ जाती थी। तो कोई ऐसा एक इंसिडेंट याद है जब आपके पेरेंट्स से शिकायत करी हो टीचर ने? मैं हमेशा, मतलब मेरे साथ क्या था कि मैंने कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर किसी और की कोई ऐसी समस्या है, कोई और अपनी बात नहीं कह सकता है, तो हमेशा उसकी बात रखने की कोशिश की, और अगर किसी ने अनर्गल बात की या कोई ऐसी बात की जो नहीं ठीक थी, उसके खिलाफ लड़े। और शैतानियाँ मेरी कभी मतलब ऐसी नहीं रही। कभी कभी बस ये है कि मुझे लगता है कि दूसरी क्लास में टिफ़िन खाने चले जाना। बहुत सारे दोस्त थे तो कॉमर्स में नहीं थे, साइंस में थे, तो मेरे तो कई ऐसे दोस्त थे, तो हम लोग, उन लोग का लंच अलग होता था, हमारा अलग होता, तो ये हो सकता था कि कभी कभी अपनी क्लास से दूसरी क्लास में लंच। इसके अलावा बहुत कभी मैंने ऐसी शैतानी नहीं की। पढ़ाई में मैं हमेशा अच्छी रही, कोई मेरी पढ़ाई के लिए कभी शिकायत नहीं थी, लेकिन दूसरों के बोलना, दूसरों की लड़ना, ये हमेशा शिकायत का विषय रहा। बाकी कोई पढ़ाई से रिलेटेड कभी शिकायत नहीं रही। मैम, ये जो टिफ़िन खाने वाली आपने बात कही ना, ये हम भी बचपन में करते थे। हम तो टिफ़िन के साथ में कॉपियाँ भी गायब कर देते थे बच्चों की। तो बहुत अच्छी बात। और मैम, जैसा कि आपने बताया, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर अंतर खत्म हो जाता है। तो ये आपने बताया। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय की कुछ यादें जो बड़ी अच्छी यादें हों, जैसे टिफ़िन वाली बात आपने बताई? मुझे याद है कि जब मैं विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, मतलब मैंने अब आवेदन किया था, तो मेरे घर में मेरे फादर इस बात से नहीं सहमत थे। अब वो नहीं चाहते थे कि मैं विश्वविद्यालय जाऊँ, वो ये चाहते थे कि मैं किसी और अच्छे कॉलेज जो उनके हिसाब से बहुत अच्छे कॉलेज थे वहाँ जाऊँ, जहाँ पर बड़े बड़े लोग, अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हों। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा आपका एक मेंटल स्टेटस होगा। लेकिन मेरी हमेशा से इच्छा विश्वविद्यालय में पढ़ने की थी, और मेरे फादर को हमेशा इस बात का बहुत डर था कि विश्वविद्यालय, चूँकि खुद भी वो मतलब विश्वविद्यालय में आते जाते रहे हैं और रहे, तो उनको ऐसा लगता था कि विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति होती है। और मतलब मुझे लगता है कि मेरे फादर मुझे इतने अच्छे से समझते थे, उन्हें लगता था कि ये इस चीज़ को मतलब इससे अट्रैक्ट होगी और ये जाएगी राजनीति की ओर। तो हमेशा उन्होंने कोशिश की कि मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, विश्वविद्यालय नहीं जाना है, वहाँ पर राजनीति होती है और कैसे सर्वाइव करोगे और नहीं कर पाओगी। एक विश्वविद्यालय को लेकर एक परसेप्शन लोगों के बीच में बाहर बना हुआ था कि यहाँ पर धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, टीचर क्लास नहीं लेते। लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय गई तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, अलग थी। मैंने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और मेरे फादर इस बात से नहीं खुश थे, लेकिन मैं फिर भी विश्वविद्यालय पढ़ने गई। और जब मैं विश्वविद्यालय गई तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग देखने को मिली। देखिए, ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हैं। क्लासेस होती थी, टीचर्स आते थे, क्लासेस लेते थे। हम लोग की तो क्लासेस प्रॉपर्ली कॉमर्स डिपार्टमेंट की होती थी, और हम लोग क्लासेस भी सुबह क्लासेस करते थे, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती थी, 10-11 बजे तक क्लास ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती रहती थी, डिबेट का कभी कंपटीशन है, कभी किसी भी तरह का डांस का कंपटीशन है, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स भी चलते रहते थे। मुझे याद है कि हम लोग अक्सर साइंस कैंटीन जाते थे और कभी भी गेट नंबर 1 की तरफ कैंटीन में नहीं जाते थे। तो मतलब हमने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों, हम लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते? तो बोलते थे, अरे उधर प्रदर्शन होते हैं, छात्र नेता बहुत सारे खड़े रहते हैं, लड़कियों के लिए नहीं अच्छा है, लड़कियाँ वहाँ से जाएंगी तो टॉन्ट होगा या इस तरह के कमेंट्स होंगे। तो बहुत कम लड़कियाँ थीं जो गेट नंबर 1 पे तब जाया करती थी। तो हम लोग जब, मुझे याद है हम लोग एक दिन क्लास से निकले तो हमने कहा एक बार आज हम लोग गेट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो धरना हो रहा था छात्र संघ को लेकर के। हम लोग गए और मुझे लगता है पहली बार हम लोग गए उधर से, तो मेरी कई दोस्त थी मेरे साथ, तो हम लोग कैंटीन जा रहे थे लेकिन धरना चल रहा था तो उसमें शामिल हो गए। उनको भी मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ लोग बैठे धरना करते, कि क्यों आप चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस होने चाहिए, स्टूडेंट यूनियन की क्या ज़रूरत है? तो जब बातचीत, एक संवाद हुआ, तो तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए और मैं उससे सहमत थी।
मैंने अपनी क्लास में भी बच्चों को बोला कि छात्र संघ तो होना चाहिए। ये तो सही बात है कि फ़ीस निरंकुश होती जाती है, विश्वविद्यालय का भी जो शासन प्रशासन है वो निरंकुश है, और जब छात्र अपनी बात को कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर रख नहीं पाएंगे तो हमारी क्या समस्या है, विश्वविद्यालय कैसे समझेगा। तो फिर वहीं से मुझे लगता है मैं पहली बार उस तरफ गई और उसके बाद निरंतर आती जाती रही, और बहुत सारे बच्चे जो नहीं जाते थे फिर उन्होंने मैं धीरे धीरे जाना स्टार्ट किया, और आज की डेट में विश्वविद्यालय, उसी लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पे मैंने धरना किया, जो रात में भी चला, दिन में भी चला, और मैं हमें पूरी तरह से सुरक्षित थी। मुझे किसी भी तरह की ऐसी कोई दिक्कत और समस्या का एहसास नहीं हुआ। मुझे विश्वविद्यालय के वही लोग, वही लड़के जिनको अलग तरह से डिफ़ाइन किया जाता था, वही लोग मेरे साथ संघर्ष में रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी ऐसी है, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, आई थिंक पढ़ने वाले बच्चे को विश्वविद्यालय ज़रूर जाना चाहिए। डिबेट डिस्कशन का कल्चर रहता है, आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, तो विश्वविद्यालय ज़रूर जाना चाहिए, मतलब मेरा अपना मानना है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ धरने होते थे और आपके पिताजी को यही डर था कि मैं बेटी को वहाँ ना भेजूँ, और आप वही हो गया वहाँ पर जा करके, तो वहाँ पर आपने देखा छात्र राजनीति को। तो मैम, इससे पहले मैं एक और पूछना चाहूँगा, आपकी क्या क्या शिक्षा रही? मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मतलब बहुत संघर्ष के बाद फिर एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और बीटीसी भी किया। बहुत कम लोग ऐसी बात जानते हैं। सीएस मैंने किया था एग्जीक्यूटिव तक, उसके बाद फाइनल में नहीं गई मैं, और कहीं ना कहीं मतलब ये था कि उसी दौरान राजनीति में आ गई, फिर बहुत चीज़ें डिफरेंट होती चली गई। फिर मैंने एमए किया वीमेन स्टडीज़ से, तो बहुत कम लोग बीकॉम करने के बाद फिर एमए वीमेन स्टडीज़ से करते होंगे। एमए फ़िलासफ़ी भी किया, तो कहीं ना कहीं मतलब एक पढ़ने की इच्छा थी, ऐसी बात नहीं कि पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो इंटरेस्ट था, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो चेंज हो चुका था काफ़ी हद तक। मैम, जैसा कि आपने बताया आपका एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा रहा है, और उसके साथ साथ कब से आप राजनीति में, मतलब छात्र राजनीति में आपकी एंट्री हुई? 2012 में मैं सिर्फ धरनों में आती जाती थी। निर्भया मूवमेंट से मैंने पहली बार धरने में जाना शुरू किया। निर्भया मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जिसने हर लड़की को कहीं ना कहीं उस मुद्दे से कनेक्ट किया। जब हमारे कपड़े पे सवाल है, हमारे चरित्र पे सवाल है, और जिस तरह से निर्भया के बारे में बातें की गई, तो हम सारे लोग बहुत एक अटैचमेंट फील कर रहे थे, और हम लोगों ने निर्भया मूवमेंट से स्टार्ट किया। पहला धरना प्रदर्शन जीपीओ पे था निर्भया का, हम लोग उसमें शामिल हुए, और उसके बाद विश्वविद्यालय के तमाम आंदोलनों में आना जाना शुरू हुआ, और पूरी तरह से 2013 से मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हुई। और हर मुद्दे पे, फीस का मुद्दा हो, चाहे विश्वविद्यालय की जो लचर व्यवस्था थी उसका मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने मतलब हमेशा आंदोलन किया, संघर्ष किया। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और मुझे याद है हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी ने, मुख्यमंत्री जी जब अखिलेश यादव जी थे, तो उनसे मांग की, तो 100 करोड़ रुपए उस समय विश्वविद्यालय को मिले थे, और लगातार आंदोलन संघर्ष चला, और उस समय हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कर पाते थे, मुझे जो लगता है। और मैं उस समय किसी दल में नहीं थी, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, मैं किसी दल में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस चीज़ ने बहुत प्रभावित किया कि बच्चों ने इतनी डिमांड की, और वाइस चांसलर ने जब मुख्यमंत्री से मांग की, तो मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये लखनऊ विश्वविद्यालय को दिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है। और मुझे याद है कि विश्वविद्यालय में मतलब हम लोग जब छात्र राजनीति में आए, तो उस समय छात्र संघ नहीं था। धीरे धीरे 2006 में छात्र संघ था, 2012 में कुछ दिन के लिए बहाल हुआ, क्योंकि कई लोग उसमें कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद, क्योंकि वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो वो लोग कोर्ट चले गए, तो कि हम लोग को भी लड़ने का अवसर दिया जाए। उसके बाद से चुनाव पे ऐसा ही बैन लगा हुआ है, चुनाव नहीं हो पाया, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको बहाल किया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय जिस समय हम लोग आए, उस समय बस छात्र संघ बंद हुए 6 साल हो चुके थे, बहुत अलग माहौल था। उस तरह के ना छात्र राजनीति थी, ना उस तरह के लोग बचे थे विश्वविद्यालय के अंदर, क्योंकि आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है। तो हम सारे लोगों ने, हमसे जो सीनियर लोग थे, उन्होंने उस विरासत को बचाए रखा था, और जब हम लोग आए तो उसी को देख करके जुड़ने के बाद तमाम मुद्दों पर डिबेट डिस्कशन किया, लोगों को जोड़ा, हर मुद्दे पर वाइस चांसलर से बात की। और तब माहौल इस तरह का नहीं था कि रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, मुकदमे लगा दिए जाएं, इस तरह की चीज़ें तो बहुत 17 के बाद हुई। 17 से पहले हम लोगों ने बहुत सारी बातें वाइस चांसलर से मिलकर कि हमारा किसी से विरोध नहीं, हमारा किसी दल से विरोध नहीं, किसी सरकार से विरोध नहीं था। हमारा अपना मानना था कि जो छात्रों के मुद्दे हैं उन पे काम होना चाहिए। अगर फीस बढ़ रही है अनर्गल, तो उस पर रोक होनी चाहिए। हम लोगों ने बात की, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि उस समय सुनवाई थी, और इस तरह पे कभी हम लोग, मुझे 12 से 17 मिनट पर कभी मुकदमे नहीं लगे।
किसी भी तरह के मुकदमे नहीं लगे। तो ऐसे थोड़ी ना उस समय आंदोलन नहीं होते थे, संघर्ष नहीं होता था, लेकिन उस समय ऐसे लोग थे जो छात्र राजनीति को समझते थे। ऐसे नेता कैबिनेट में थे जो खुद छात्र राजनीति से, छात्र संघ से निकल के गए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय का एक बड़ा प्रतिनिधित्व उस समय सरकार में था। तो हम लोगों को हमेशा एक वो आशीर्वाद मिलता रहा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जब संघर्ष किया, हमारे जो सीनियर्स थे उन्हें किसी दल को ना देखते हुए विश्वविद्यालय के नाते हम लोग की बहुत मदद की। यही हमारी यूनिटी है कि आज भी अगर कोई लखनऊ विश्वविद्यालय का मिल जाता है तो एक खुशी होती है, अटैचमेंट होता है उससे मिलके। मैम, जैसा कि आपने बताया कि स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए और बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर के आपने छात्र राजनीति में प्रवेश किया। आपने ये भी बताया कि 2017 तक सब ठीक था, विद्यार्थियों की बात सुनी जाती थी और एक अच्छा प्रतिनिधित्व तो कैबिनेट में बैठा था जो लखनऊ विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों की बातों को सुनता था, लोग बच्चों की। तो 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे कि आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव हो गया? देखिए, ये बात तो सच है कि जब हम लोग राजनीति में आए तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जो अगर आप खुद देखें कैबिनेट को उठा करके तो ज़्यादातर युवा प्रतिनिधित्व को अवसर था, विश्वविद्यालय के लोगों को अवसर था, छात्र राजनीति से आए हुए लोगों को अवसर था। हम लोगों ने अपनी बात जब 12 से 17 के बीच में रखी, आंदोलन किए, तो हमें उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। छात्रों की तमाम समस्याओं पे काम हुआ, विश्वविद्यालय पे काम हुआ, और जितना भी विश्वविद्यालय में आप काम देख रहे हैं ये उसी समय का है। तो मुझे जहाँ तक याद है कि 17 में फ़ी हाइक होने लगा, तो हम लोगों ने तमाम आंदोलन छोटे छोटे स्तर पे किए। उसके बाद हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया। ऐसी कोई भावना नहीं थी कि हम उनके खिलाफ थे या हम उनसे मतलब, उस समय हम समाजवादी पार्टी में थे, आपको बता दें। तो ये ऐसी कोई भावना नहीं थी उनके प्रति कि जो है हमें उनसे कोई द्वेष की राजनीति। हमें लगा कि जैसे पहले मुख्यमंत्री थे, लोगों की बात सुनते थे, वैसे ये भी युवा सांसद रहे हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनको भी एहसास होगा कि विश्वविद्यालय और छात्रों की जो समस्या है। तो हमने जब इनसे मिलने का प्रयास किया तो नई मुलाकात हो पाई योगी आदित्यनाथ जी से। फिर हम लोगों ने अपने वाइस चांसलर से बात की, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। राज्यपाल के यहाँ भी ज्ञापन दिया, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री की, तो छात्र अपनी बात किससे कहेंगे, हम अपनी बात किससे कहेंगे? जो इस समय सरकार में बैठा है, जो चुन के आया है, जो हमारा वाइस चांसलर है, हम उसी से कहेंगे कि वाइस चांसलर मुख्यमंत्री से बात करे। वाइस चांसलर नहीं बात कर रहा तो हम राज्यपाल से कहेंगे, मुख्यमंत्री से खुद कहेंगे, जब हमें नहीं अवसर मिला। और हमें ये मालूम चला विश्वविद्यालय के बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से कि शिवाजी की मूर्ति के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला विश्वविद्यालय के अंदर हुआ है। जो मूर्ति बहुत कम दामों में हमारे ही आर्ट्स कॉलेज से बन सकती थी, वो कहीं बाहर से बन के आई और उसकी जो कीमत है वो 10 गुना ज़्यादा है। तो हमने वाइस चांसलर को इस बात के लिए कहा कि आपने ये गलत किया है। एक तरफ आप कह रहे हो कि विश्वविद्यालय के पास फंड नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो है हम बहुत विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे हो। दूसरी तरफ आप इतनी फ़ीस बढ़ा रहे हो और बड़े बड़े आप किसी विशेष दल के कार्यक्रम करा रहे हो। ये पैसा तो विश्वविद्यालय का है, विश्वविद्यालय के पैसे से किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमने इस बात को कहा और हमने इस बात को कहा भी अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो हम उनसे ये बात करेंगे और ये बात कहेंगे, ये हमारा अधिकार है। और इसी विश्वविद्यालय में कल्याण सिंह से लेकर के माननीय नेताजी से लेकर के सभी लोगों के सामने, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के सामने विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने अपनी बात को रखा है, लेकिन कभी किसी में मुकदमा नहीं हुआ, कभी किसी को जेल नहीं भेजा गया। हमने भी सोचा कि हमारे विश्वविद्यालय का ऐसा इतिहास रहा है, हम लोग भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे। और एक बार आपको बता दूं, जो छात्र नेता होता है वो किसी को कुछ भी नहीं समझता है, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा नेता हो। छात्र नेता बिल्कुल मैम, अपने आप में एक अलग सोच, अलग विचारधारा और एक युवा क्रांति है। अब मैंने तो उस दौर को फेस किया है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो हम लोग लगा रहे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। शायद आम लोगों से बात कहो ये बात तो उनको लगेगा ये बहुत बड़ी बात है कि आम साधारण से बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बोले हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि ठीक है हम लोग मुख्यमंत्री से। तो ये हुआ कि पहले सारे जितने भी छात्र थे, जितने भी छात्र संगठन थे, सब अलग अलग अपनी मांग को रखना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि ये तो संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री एक जगह रुके, हमारी बात सुने, फिर दूसरे। तो हमने सबसे बोला कि सब लोग अलग अलग की जगह एक ही जगह मुख्यमंत्री को रोकेंगे और बात करेंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय ने हम लोग की एंट्री पे बैन लगा दिया। अब हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर कार्यक्रम में जा नहीं सकते हैं। उनको ये डर था कि बच्चे यहाँ पर सार्वजनिक रूप से बोल देंगे कि ये कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय के छात्रों के पैसे से क्यों कराया जा रहा है। हमने प्लान किया हम एक जगह करेंगे और हम विश्वविद्यालय के कैंपस से बाहर करेंगे। हनुमान सेतु पे हम लोग करेंगे, वहीं से मुख्यमंत्री का काफिला जाएगा,
जैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सोचिए, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह को नहीं सोचते हैं। अखिलेश यादव जी का काफिला निकलता है, हम लोग खड़े होते हैं, वो रुक जाते हैं, बिल्कुल मैम। रुक जाते हैं, रुकने के बाद हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, हमारी जो समस्या होती है हम उनसे कह देते हैं वहीं पे। वैसे ही कुछ हमने इनके लिए सोचा, तो हम लोग वहीं खड़े हुए, इकट्ठा हुए कि मुख्यमंत्री जी निकलेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री जी का काफिला निकलने वाला हुआ तो हम लोग सब लोग अलग अलग खड़े थे, क्योंकि पुलिस एक जगह खड़े नहीं होने दे रही थी। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी का काफिला निकला, हम लोग रोक लिया मुख्यमंत्री जी के काफिले को। हमें नहीं पता था कि उसको दूसरी तरह से लोग ले लेंगे। भाई हम तो बात करना चाहते थे ना मुख्यमंत्री से कि आप मेरी बात को 2 मिनट सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने गाड़ी का शीशा तक नहीं नीचे किया। हम तो छात्र थे, हम तो कोई आतंकवादी तो थे नहीं कि हम अपनी बात रखना चाहते थे। कई लोग उसमें झंडे लिए हुए थे, हम लोगों ने फिर झंडा दिखाया उनको, काला झंडा, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तब हमने अपने विरोध करने के तरीके को बदल दिया, हमने संवाद की जगह काला झंडा दिखाया उनको, और इस बात को बताने का प्रयास किया कि हमारे विश्वविद्यालय का वीसी सिर्फ आपके दल को खुश करने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों के पैसे से ये कार्यक्रम करा रहा है, और हम विश्वविद्यालय के छात्रों, गरीब परिवार से जो लोग आते हैं, किसान परिवार से जो लोग आते हैं, उनको कैसे और कर्जा लेके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, ये बात की। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, अरेस्ट हुए, बहुत मारा पीटा गया, उसके बाद जेल भेज दिया गया, और महीनों जेल में रहे। इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि 1 महीना जेल में रहते, 1 महीना जेल में रहे। तो मैम मुख्यमंत्री की गाड़ी को रोकने की सजा ये मिली कि आपको जेल जाना पड़ा? हाँ, 1 महीना जेल रहे। और जब सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के लोग, विधायकों ने इस बात पे वॉकआउट किया, धरना किया, तब जाकर के कुछ धारा हम लोग की कम हुई और हम लोग को जमानत मिल पाई, नहीं तो जमानत ही नहीं देते। तो मैम क्या मतलब इस राज्य के मुख्यमंत्री से बात करने की सजा ये है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोच सार्थक थी, लेकिन हमें जो उसका उत्तर मिला वो सार्थक नहीं था। ये चीज़ तो मैम आपने जो कहा, मैंने भी कई बार नोटिस किया, अक्सर मैं भी वीडियोस देखता रहता हूँ, उसमें अखिलेश यादव जी जब निकलते हैं, कोई भी आता है तो वो गाड़ी रोक के बात करते हैं, ये चीज़ तो है। बाकी मैम उसके बाद कहाँ से इतना हिम्मत आई, आपने मुख्यमंत्री की गाड़ी रोक दी? वो एक छात्रों की ताकत थी। मैं बताऊँ, मैं फिर कह रही हूँ, छात्र नेता युवा क्रांति है। छात्र नेता से मतलब मुझे लगता है कि जो लोग भी छात्र जीवन में रहते हैं, छात्र राजनीति करते हैं, वो बहुत अडिग होते हैं अपनी बात पे, और उन्हें ये पता रहता है कि हमें समाज के लिए कैसे काम करना है एकदम बेहतरीन तरीके से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छात्र राजनीति से बेहतर जगह राजनीति सीखने की कोई नहीं। आप विचारधारा के प्रति कमिटमेंट, आप ये देखो कि जो लोग छात्र राजनीति से निकल के जाते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोगों को पाओगे जो छात्र राजनीति से निकल के जाते हो दल बदलू। वो जिस दल से जुड़ते हैं पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ते हैं, जिस विचारधारा के प्रति कमिटेड होते हैं उस विचारधारा के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, उन्हें कुछ मिले या ना मिले, दोनों स्थितियों की बात मैं कर रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि आप उत्तर प्रदेश की खास तौर पर, मैं राजनीति की बात कर रही हूँ, आप उठा के देख लो, कोई ऐसा छात्र नेता बताओ जो दल बदलू टाइप का हो, जिसने अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी जो चुनी हो राजनीतिक जीवन के लिए, उसको बदला हो, जो पार्टी चुनी उसके साथ रहे। हमने समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था जताई, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी अपनी विचारधारा, दल नहीं बदलते, कमिटेड होते हैं, इमोशनली भी और मेंटली भी कमिटेड होते हैं। तो मतलब वहीं से हमें एक प्रेरणा मिली, और हमें लगा कि अगर आज हमने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए नहीं सचेत किया तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया और महीनों जेल में फिर आए और फिर संघर्ष करने लगे, फिर उसी मुद्दे को उठाया। अच्छा मैम, ये बताइए, इतनी छोटी उम्र में आप जेल चली गई, तो क्या उस समय का दौर था, आप जेल में रहें जब? मैं उससे पहले बहुत सारी भगत सिंह की किताबें पढ़ती थी, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जेल में क्या होता होगा। जैसे कुछ लोगों को जैसे जेल भेजा जाता है ना, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि जेल में क्या होगा, तो एक एक्साइटमेंट भी होता है कि क्या होगा, वहाँ जेल जाएंगे कैसा लगेगा। ये नहीं पता था कि इतने महीने जेल में रहना पड़ेगा। तो जब मैं जेल में गई तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ भी। मतलब इतने सारे लोगों से बातचीत हुई, और किस किस तरह के, जिन अपराधियों को हम लोग पेपर में पढ़ते थे उनसे वहीं जाकर के डायरेक्टली मुलाकात करवा दी योगी आदित्यनाथ जी ने। हम तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो अखबारों में पढ़ते थे, सोचते थे ये लोग कैसे ऐसे होते होंगे, तो मैं जाके उनसे मिलने को भी मिला। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो निर्दोष थे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी थी जो दोषी थी, जानते हैं हम लोग। तो मिले तो फिर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा संवाद हुआ जेल के अंदर, और महीनों रहे तो एक अच्छी लोगों से बॉन्डिंग भी हो गई। मैम ये तो है, लेकिन मैम जब आप जेल से निकल कर के आई, उसके बाद का क्या दौर था? और उसके बाद का दौर मुझे लगता है, उससे पहले जब मैं जेल में थी तो मुझे नहीं, मेरे लिए तो जेल में ही जो था वो था। उसके बाहर मेरे घर परिवार को बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब आपकी बेटी जेल में हो और आपकी सिर्फ बेटियां हों,
तो उस पिता को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और मैं इसीलिए अपने फ़ादर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मेरा अपना मानना है कि उन्होंने मतलब मुझे कभी भी, ठीक है शुरुआती दौर में उन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रेफर नहीं किया होगा कि मैं राजनीति करूं, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमसे जेल में मिलने आए थे, उस समय मेरे फादर से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो मतलब मुझे याद है कि मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं जब जेल से निकल कर के आई तो मतलब कितना कुछ उन्होंने सुना होगा, रिश्तेदारों का, समाज का, लोगों का, आसपास के लोगों का, लोग किस तरह से रिएक्ट करते होंगे कि पता नहीं क्यों जेल चली गई है। वो तो इतना हाईलाइटेड मामला था, लेकिन कुछ फिर भी ऐसे लोग होते हैं, पता नहीं क्यों इनकी बेटी जेल चली गई है, पता नहीं क्या हो गया है। हर तरह फिर आपका पूरा एनालाइज होता है, आपका पूरा जीवन एनालाइज करने लगते हैं, पता नहीं कैसे हैं, बेटियों की शादी नहीं करते हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों राजनीति करने दे रहे हैं, मतलब मारते पीटते क्यों नहीं है अपनी लड़कियों को। मतलब एक होता है ना, एक सोसाइटी के अंदर एक माइंडसेट है कि लड़की हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो शादी कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसी भी सलाह दी कि शादी कर देनी चाहिए, बट उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, और फिर मुझसे बस हमेशा ये कहा कि देखो हम तुमको बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते तुम जेल जाओ। लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरह से पुलिस का आना जाना, पहली दूसरी बार में तो बहुत कुछ हुआ। मैं बताऊं, मैं जब छात्र राजनीति में थी तो जब अखबार में मेरी फ़ोटो निकलती थी, उससे पहले मैं अखबार गायब कर देती थी कि उस दिन उस पन्ने को ना पढ़ें। तो एक आध बार तो वो नहीं समझ पाए, बाद में वो समझ गए कि एक जगह उन्होंने दूसरा पेपर उठा के देखा, तो जब मेरी फ़ोटो देखी तो वो समझ गए कि ये पन्ना इसीलिए गायब होता है क्योंकि इसमें इनकी फ़ोटो होती है। हम नहीं चाहते थे कि वो देखें, क्योंकि वो देखते थे तो नाराज़ होने लगते थे। फिर मैंने जब इस चीज़ को देखा कि मैं जब जेल से निकल के आई, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा ऐसा, और थोड़ा सा नाराज़ थे कि जेल हमारे परिवार में कभी कोई ख़ानदान में कोई नहीं गया, तो लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं मैं जेल से निकल के आई मुझ पर प्रेशर डेवलप किया। उन्होंने कहा तुम्हें जो पढ़ाई करनी तुम पढ़ाई करो, और बस ये है कि अपने आप को सेव करते हुए। लेकिन अब जिस रास्ते पे निकल चुके थे तो आगे बढ़ते रहे, और फिर बाद में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। इतनी छोटी उम्र में इतना सब देख लिया आपने? हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ बहुत पहले से ही देखा। मेरे फादर का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तो उस समय भी हमने बहुत कुछ फेस किया था, क्योंकि बहुत मतलब कहने की बात नहीं है, जब आपकी बेटियां हों और परिवार में सिर्फ पिता हों तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्डिंग तो होती है। उस समय हम लोगों को ये लगता था कि हमारे फादर की क्या अहमियत थी, वो हमने उनके एक्सीडेंट के टाइम फेस की। जब वो बहुत टाइम तक सालों अस्पताल में भर्ती रहे तो बहुत कुछ हम लोगों ने फेस किया वहीं से। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ नया देखा, ये तो सब मेरे ऊपर बीता, लेकिन जब हम लोगों ने बहुत सारी ऐसे इमोशनल चीज़ों को फेस किया है और ऐसे समाज की चीज़ों को फेस किया है, मैं समाज में मानती हूँ जिसकी 2-3 बेटियाँ होती हैं, किस तरह से उसके पिता को बार बार यही समझाया जाता है अरे 3 लड़कियाँ हैं, कैसे शादी करोगे, कैसे क्या होगा। तो इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, मतलब अलग तरह के लोग हैं। तो मेरे फादर ने कभी उस सब चीज़ों को नहीं, इसीलिए मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने कभी हमें ये फील नहीं कराया, हमको ना हमारी बहनों को, कि हम लोग बेटियां हैं तो हमें पढ़ाएं कम, हम बेटियां हैं तो हमारा अधिकार किस चीज़ में कम है। हर चीज़ में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हर चीज़। मैंने जो करने को कहा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, और हमेशा बस मुझे ये कहा कि कभी कोई गलत काम मत करना, और हमेशा अपनी पढ़ाई पे ज़रूर फोकस रखना। और वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ताकि कल को हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप दिखाया गया कि आप 2-3 महीने तक धरने पर बैठी रहीं, विश्वविद्यालय के बाहर बैठी रहीं, तो उसके बारे में बताइए मैम। मेरा विश्वविद्यालय में प्रवेश रोक दिया गया। मैं पहली ऐसी छात्रा थी जो मीडिया के सामने अपने वाइस चांसलर को चैलेंज करके कह रही थी कि अगर मैं फेल हूँ तो मेरी कॉपी आप सार्वजनिक कर दो। मुझे मालूम था कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा हैं और ये कॉपी कभी सार्वजनिक नहीं होगी। मैंने कोर्ट में गई, मैंने कोर्ट में कहा कि अगर वाइस चांसलर ठीक है, उनका ये मानना है कि मैं उतने नंबर नहीं ला पाई जितने विभाग में एडमिशन के लिए चाहिए, तो कॉपी सार्वजनिक करने में क्या बुराई है। कॉपी नहीं सार्वजनिक की गई, पूरी लड़ाई लड़ते रहे, कोर्ट में लड़ते रहे। हम लोग अनशन पे बैठे थे, मुझे याद है हम लोगों ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, तो टॉयलेट्स के दरवाजे बंद करा देते थे, रात में लाइट काट देते थे। उनको कोई इस बात से फ़र्क नहीं था कि हम छात्रों की मांग सुने जाके। कभी भी नहीं वो आए हम लोगों की मांग सुनने, उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करा दिया। हमारे ना जाने कितने साथियों के ऊपर मुकदमे लिखवा दिए, हम पे मुकदमे लिखवा दिए। और अस्पताल में मैं एडमिट हो गई थी, मुझे बहुत चोट भी आई थी, और चूँकि अनशन पे थी तो बहुत कुछ फेस किया। अपने एडमिशन के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, पहले विश्वविद्यालय के अंदर लड़ी, फिर कोर्ट गई, कोर्ट पे लड़ी, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। और ये कॉपी नहीं दिखा पाए, और मैं बार बार ये बात कहती रही कि आप एक बार कॉपी दिखा दीजिए, अगर मैं फेल होंगी मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं मांगूंगी एडमिशन आपसे।
लेकिन अगर आप सच होंगे तभी तो आप आकर के कॉपी दिखाओगे। दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने हम लोगों से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। और वो उनको मुख्यमंत्री को खुश करना था कि देखिए इन लोगों ने झंडा दिखाया तो हमने इनका करियर बर्बाद कर दिया। ये राजनीति द्वेष की है और ये ठीक नहीं है किसी के भी साथ, कि कोई भी दल करे, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने बताया लाठीचार्ज हुआ, चोट आई और आपके साथ भी लोग थे, तो वो जो आपके साथ लोग थे वो हर समय आपके साथ खड़े रहे, तो क्या ऐसा मोटिवेशन था कि वो लोग आपके साथ खड़े रहे? देखिए बहुत सारे ऐसे, देखिए राजनीति में लोग आते जाते रहते हैं, राजनीति वहीं तटस्थ रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, उसके बाद आज की डेट में वो जॉब कर रहे हैं। बहुत कम लोग ही हैं मेरे साथ के जो पॉलिटिक्स में हैं, ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे। तो उन लोगों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, और वो इसलिए किया क्योंकि मैंने हमेशा सच के लिए लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने एडमिशन की भी लड़ाई लड़ रही थी तो मेरा अपना अकेले का एडमिशन नहीं था, 100 बच्चे और थे जिनको एडमिशन नहीं दिया गया था। तो मेरा मानना ये है कि मोटिवेशन हम लोगों का सच था, हमें सच के लिए लड़ना है। और एक उम्र होती है, उस उम्र में नौजवान बहुत कुछ तय करता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहादत, इसी देश के भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहादत दे दी। क्या मोटिवेशन रहा होगा? यही ना कि हमें सच के लिए लड़ना है। बेगम हजरत महल 17 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, क्या मोटिवेशन रहा होगा? उदा देवी पासी 17 से 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, क्या मोटिवेशन रहा होगा? रानी लक्ष्मीबाई, तमाम ऐसे उदाहरण, अवंतीबाई लोधी, तमाम ऐसे उदाहरण, क्या मोटिवेशन रहा होगा? जब हम महिलाओं की वोट की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी, मतलब एक समय पे महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता था, उनको वोट का भी नहीं अधिकार था। जो महिलाओं का आंदोलन चला उसमें महिलाओं ने अपने वोट देने के अधिकार को मांगा, और कई लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया, कई लोगों का कत्ल कर दिया गया, कई लोगों को मार दिया गया। क्या मोटिवेशन रहा होगा? वोट ही देने का तो अधिकार मांग रहे थे। मोटिवेशन था सच के लिए लड़ना, विचारधारा के प्रति कमिटेड होना। आज हम विपक्ष में हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, क्या मोटिवेशन है कि हम सत्ता से लड़ रहे हैं? हम भी तो सत्ता के साथ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमारी विचारधारा के प्रति हमारी कमिटमेंट है। हमारे लोग जो हमारे साथ खड़े हैं वो हमारी विचारधारा पे विश्वास करते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो विचारधारा है, सच है। अच्छा मैम, आपका ये अब तक का आपने छात्र राजनीतिक सफ़र के बारे में बताया, तो आप कब छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आई? मैं जो है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय ने मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया, कोर्ट में लड़ाई चल रही, तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने समाजवादी पार्टी की में काम करना शुरू किया। नगर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लखनऊ में काम करना स्टार्ट किया। पदयात्राएं की, बहुत पदयात्राएं मैंने 2019 के चुनाव से पहले पदयात्राएं शुरू कर दी थी लखनऊ में। तभी से मैंने शुरुआत कर दी कि हाँ मुझे लखनऊ में काम करना है फोकस्ड होके। और अब विश्वविद्यालय का दौर पूरा हुआ और अब हमें विश्वविद्यालय में जो और लोग हैं उनके साथ खड़े रहना है, उनकी लीडरशिप में चलना है, लेकिन अपने आप को काम करने के लिए हम लखनऊ में काम करेंगे। तब से मैंने तय किया और मैं लखनऊ में काम कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और जब आप राजनीति में आई तो किन उद्देश्यों को लेकर के आप राजनीति में आई? देखिए, मैं राजनीति में परिवर्तन के उद्देश्य से आई। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं राजनीति में आऊँगी, ना मेरा ये करियर था, ना मैंने इसके बारे में सोचा था। और मेरा अपना मानना था कि मुझे तो किसी कंपनी में जॉब करनी है या मुझे प्रोफेसर बनना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति करनी है। तो उद्देश्य बहुत सरल और साफ था कि मुझे परिवर्तन के लिए काम करना है, और वो परिवर्तन राजनीति से ही हो सकता था, क्योंकि राजनीति ये तय करती है आज की डेट में कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे। हर रंग पे, हर चीज़ पे उनका एक अधिकार है। तो जब तक आप राजनीति में नहीं जाओगे आप बदलाव नहीं कर सकते। और भगत सिंह ने भी ये कहा था कि जब राजनीति आपका भविष्य तय कर रही है तो आपको तय करनी होगी कि आपकी राजनीति क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैं राजनीति में आई और मैंने परिवर्तन के उद्देश्य से आई, लोगों के समाज के कल्याण के उद्देश्य से आई। लोग गरीब 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 कह के राजनीति करते हैं, गरीबों की राजनीति करते हैं, लेकिन कभी कोई व्यक्ति उस गरीब को राजनीति नहीं करने देता। हमारे मुद्दे हैं, हम लड़ेंगे। हम आम परिवार से आते हैं, हम महिला हैं, हमें पता है कि किस तरह की चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। आप हमसे एम्पैथी तो रख सकते हो, लेकिन सिंपैथी तो हमें पता है ना कि क्या है। आप आओगे, बोलोगे अरे गरीब बहुत बहुत परेशान है, गरीब के लिए हमें, लेकिन हमें पता है ना कि टमाटर जब इतना महंगा हुआ है तो हम कैसे खरीदने जा रहे हैं। ये तो हम फील करेंगे जब हम फ्यूल डलाने जाते हैं, तो उस फ्यूल का क्या रेट है वो व्यक्ति नहीं फील कर सकता जिसके पास बहुत कुछ हो। सड़क पे आना होगा, सड़क पे लोगों की समस्याओं को समझना होगा। जो लोग
मैं हमेशा इस बात को और भी लोगों से कहती थी, जब मैं कई तमाम महिलाओं से मिलती थी, कि 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे वो लड़की ही महसूस कर सकती है जो ऑटो से आती जाती है। आप एक दिन अपनी गाड़ी छोड़ दो और ऑटो में बैठ के 2 4 5 लोगों को लेके चल दो, नहीं होगा। जो रोज़ हमें फेस करना पड़ता है, जो ताने, जो शब्द जो हमें फेस करने पड़ते हैं, वो हर कोई नहीं फेस कर सकता। और एक लंबे समय तक मैं ऐसे ही आज भी मैं ऐसे आती जाती हूँ। मैं कई जगह कोशिश करती हूँ कि बहुत इस तरह से लोग ना रहें, क्योंकि जो चीज़ें हम फेस कर सकते हैं, जो हमें पता है ना कि हमारे फादर ने हमें कैसे पढ़ाया होगा, हमें पता है कि किस तरह की महिलाओं को लेकर के ताने दिए जाते हैं घर परिवार के लोगों को। तो अगर हमारे ही ऊपर बात होगी तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हमारी बात दूसरा कोई क्यों बोलेगा? जो रिस्क लेता है वही बड़ा राजनीति बहुत आसान नहीं है। कई बार बिना खाना खाए भी राजनीति करनी पड़ती है। दोनों टाइम हो सकता है खाना ना मिलता हो, किसी दिन ऐसा होता है, हो सकता है जेब में पैसे ही ना रहते हों, लेकिन अपने समर्थकों को नहीं कह सकते ना ये बात। उनके तो मोटिवेशन ही हम है। तो जनता के लिए काम करते हैं और जनता मदद करती है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप जनता के लिए काम करते हो, मैंने खुद चुनाव लड़ा है, जनता बहुत मदद करती है। नहीं तो आम परिवार से निकलने वाली पूजा शुक्ला कभी चुनाव नहीं लड़ सकती थी और लाखों वोट नहीं ला सकती थी, और पूरे सरकारी तंत्र को लगना पड़ा तब हरा पाए। तो ये तो आम परिवार की ताकत है। जो लोग गरीब की बात करते हैं, वाकई अगर गरीब राजनीति करेगा तो इस मुकाम तक पहुंचेगा और इससे कई गुना आगे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें लोग नहीं चाहते कि आज की पॉलिटिक्स को कितनी मनी बेस्ड हो गई। पैसा है तो राजनीति करो। राजनीति पैसे के लिए थोड़ी ना है, राजनीति तो समाज सेवा के लिए है। पैसा है तो क्यों राजनीति करें? अगर हम 5 साल क्षेत्र में रहते हैं तो हमें 500 रुपये दे करके क्यों वोट खरीदना पड़ेगा? वोट तो वो खरीदेंगे जो 5 साल क्षेत्र में नहीं रहते हैं। अगर हम जनता के लिए हैं तो जनता भी हमारे लिए खड़ी होगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप निकल के आई और आपने चुनाव लड़ा, तो हम जानना चाहेंगे कि जब आपको टिकट मिली, चुनाव लड़ा, तो वो दौर कैसा रहा, उस सफ़र के बारे में। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं की प्रतिभा पे सवाल उठते हैं। मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं आज इस बात को महिलाओं को अपनी लीडरशिप को एक्सेप्ट कराने में बहुत दिक्कतें होती हैं सोसाइटी के अंदर। लोग महिलाओं को एज अ नेता एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। उनको हमेशा महिलाएं दोयम दर्जे की लगती हैं। मैं तो अखिलेश यादव जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, जहाँ से विधानसभा का टिकट इतना आसान नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक महिला की प्रतिभा पर इतना भरोसा किया और अवसर दिया इस धनबल और बाहुबल की राजनीति में। ना मैं किसी धनबली की बेटी थी, ना किसी बाहुबली की बेटी थी, बहुत आम साधारण परिवार से आती थी। और इसी बात ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस्ड किया जब मैं विश्वविद्यालय में थी, कि युवाओं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और अखिलेश यादव जी की सरकार में कोई बड़े परिवार का आदमी नहीं था कि जो कैबिनेट चला रहा हो। सब आम साधारण परिवार के इतने सारे नौजवानों को मौका मिला जिन्होंने लोगों के लिए काम किया, और जनता ने भी उन्हें भरपूर समर्थन और वो दिया, प्यार दिया। तो मुझे जब टिकट मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि कोई भी आदमी राजनीति में आता है वो चाहता है कि एक बार उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिले। और अखिलेश यादव जी ने बहुत सामान्य परिवार से आने के बाद भी मुझ पर भरोसा किया, मुझे मौका दिया। और जब मैं चुनाव लड़ने गई तो यकीन मानिए कि जनता ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। बिना जनता के प्यार के तो ये संभव ही नहीं था। आज मेरी ताकत वो लाखों वोट हैं जो मुझे मिले। आज मैं कहीं भी किसी भी अधिकारी से बात करती हूँ तो वो लाखों लोगों का समर्थन है जिन्होंने मुझे वोट दिया, मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट, उन्होंने मुझे इसलिए वोट दिया क्योंकि उनको लगा ये हमारी बेटी है, हमारे परिवार से निकल करके गई है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं बताऊँ, उस समय छोटे छोटे बच्चे टाइप के थे जो मुझको आकर के अपनी गुल्लक का पैसा देते, बोलते थे आपका इंटरव्यू देखा, आप हमारे परिवार से हैं तो हमने सोचा आपकी मदद कर दें। तो मैं बहुत बार भावुक भी हो जाती थी कि बताओ ये बच्चे हैं। और तो फिर मुझे लगा कि जब कोई बड़ा यज्ञ होता है तो सबकी आहुति लेनी पड़ती है, और सब ने मुझे सहयोग किया। इतना पैसा चुनाव लड़ने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि सिर्फ बांटना ही नहीं होता पैसा में, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, तमाम खर्चे होते हैं, लोग चलते हैं, किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, जनता ने भरपूर प्रयास। मैं जिस भी मीटिंग में गई लोगों ने मुझे दिल खोल करके मदद की कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आप जो है चुनाव लड़िए। और जब मैं चुनाव लड़ी हूँ, जिस समय काउंटिंग हो रही थी, उस समय हमारे विपक्षी को ये पता था कि क्या स्थिति उनकी थी। उनका जितना ओवर कॉन्फिडेंस था सब खत्म हो गया था। डीएम को, पूरे सूबे को लगना पड़ा तब जाके मैं चुनाव हरा पाए। आज शायद जीत गए होते तो उससे बेहतर काम करते हैं। आज जब मैं जाती हूँ फजुल्लागंज में और वो बहती हुई नालियाँ देखती हूँ, भरा हुआ पानी देखती हूँ, तो मुझे लगता है ये क्या हो रहा है। आज भी CHC नहीं कंप्लीट हो पाया, ट्रॉमा सेंटर बनाया हमारी विधानसभा में, वो नहीं कंप्लीट हो पाया।
बस घोषणाएं हो रही है। एक नाला है, उसका उद्घाटन 10 बार हो चुका है, पता नहीं वो नाला कब बनेगा। कौन इन मुद्दों को उठाएगा? अभिनव मॉडल स्कूल दिया, उसको ये लोग आगे ही नहीं बढ़ा पाए। अभिनव मॉडल स्कूल एक वार्ड में समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला, उसको बढ़ के तो हर वार्ड में होना चाहिए। हर बच्चे को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अच्छी शिक्षा उसको मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। हमारे विधानसभा के अंदर चिकन का काम करने वाली, सिलाई कढ़ाई करने वाली अनगिनत महिलाएं हैं, उनके रोज़गार की कोई बात नहीं है। सड़कों का कोई विकास नहीं है, नालियाँ भरी हुई हैं। ये कौन सा विकास है जो लखनऊ मेट्रो सिटी में नहीं हो पा रहा? फजुल्लागंज या जानकीपुरम, ये कोई अलग तो नहीं, जानकीपुरम तो बहुत पॉश इलाका कहा जाता है, उसके बावजूद वहाँ पानी भरा रहता है लोगों के घरों में। इस पे कौन बात करेगा? अब देखिए, समझिए, बात ये है कि जिन लोगों को उस नालियों की तरफ से निकलना ही नहीं है, जिनको उस नाली की गंदगी की बदबू का कभी एहसास ही नहीं हुआ, वो क्यों काम करेंगे? बिल्कुल मैम। काम तो वो करेगा जो उस दर्द को महसूस कर रहा है। हम तो उस पानी में उतर के जब जाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कैसे लोग रहते होंगे यहाँ पे। यही हमारे कदम रसूल वार्ड में एक नाला है, इतना गंदा नाला है। मैं एक दिन गई थी तो मुझे खुद वॉमिटिंग होने लगी। लोग, हज़ारों लोग वहाँ रह रहे हैं, उस नाले पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हमें वोट नहीं देते हैं। मुझे कोई ना भी वोट दे, मैं तब भी उसका काम करूँगी। हो सकता है कि उसका ईमान बदल जाए अगली बार। मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो एक दौर था जिस समय आप चुनाव हार गई थी, तो उस समय आपके लिए कितना कठिन था इस चीज़ को सहना? देखिए, ऐसा है कि आदमी चुनाव हार ही रहा होता है, हार जाता है तो उसे तकलीफ़ नहीं होती। जीत के करीब आकर के और जब अन्याय होते हुए अपने साथ देखता है तो शायद उस चीज़ को झेल नहीं पाता है। जिस दिन मेरी काउंटिंग चली थी, मैं अपने लोगों से कह रही थी, अरे ठीक है, जो भी हो जैसा भी हो, हम लोगों को परिणाम तक रुके रहना है। उसके बाद मैंने देखा कि किस तरह से काउंटिंग रुकवाई गई, कितनी तरह की चीज़ें, मतलब पूरी सरकार लग गई एक लड़की के पीछे कि बस हरा देना है, हरा देना। क्या गलती है ऐसी? मैं जीत के जाती तो मैं भी तो कुछ काम करती। मुझसे मेरे सामने जो लड़ रहे थे वो बहुत बड़े परिवार से हैं, विधायक रहे, उनके पिताजी, बहुत संपत्ति है उनके पास, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो उस संपत्ति में कोई भी अगर फजुल्लागंज या हमारी उत्तर विधानसभा के उपयोग के लोगों के उपयोग के लिए हो तो उपयोग में दे दें। आप सामुदायिक केंद्र बनाते नहीं हो, गरीब आदमी शादी कहाँ करे? अपना लॉन दे दो, इतना बड़ा लॉन है। हॉस्पिटल है हमारी विधानसभा का, ले लो वोटर ID कार्ड और उनको कुछ मुफ्त में सेवाएं दे दो। ये दिल नहीं बड़ा होता, दिल बड़ा होना चाहिए, और दिल बड़ा करने का प्रयास हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जब मैं चुनाव हारी हूँ, मुझे बिल्कुल इस बात की तकलीफ़ नहीं थी कि मैं विधायक नहीं बन पाई। मुझे इस बात की तकलीफ़ थी कि जिन लोगों ने जिस आशा और उम्मीद से मुझे वोट दिया था, मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैं क्यों नहीं लड़ पाई सरकार से, क्यों नहीं लड़ पाई शासन से, क्यों नहीं। उन्हें तो यही लगता था ना कि पूजा शुक्ला बहुत लड़ाकू है, लड़ जाएगी। बहुत कठिन होता है इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ना, जब आपकी कहीं कोई सुनवाई ना हो रही हो, पागलों की तरह आप चिल्लाते रहो और कोई सुनने वाला ना हो। वो एहसास, वो तकलीफ़ सिर्फ मुझे नहीं है, तमाम उन लोगों को है इस विधानसभा में जिन्होंने मुझे मेहनत से लड़ाया, मुझे वोट दिया, मुझे सपोर्ट किया। और कई लोग ऐसे थे जिनके घरों में खाना नहीं बना होगा उस दिन। मैं जब लौट के आई, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, मैं सबको बोला कि मैं हार गई हूँ, तो उन लोग मतलब मानने को नहीं तैयार थे। फिर बैठे रहे, बहुत देर तक बात हुई, और मैंने उसी दिन इन लोगों से कहा कि मैं कल सुबह का कार्यक्रम रखो, और कल सुबह मैं जिन जिन बस्तियों में मुझे वोट मिला है मैं वहाँ से शुरुआत करूँगी और धन्यवाद देने जाऊँगी। और मैंने अपने विधानसभा में लगातार हर जगह जा जा के लोगों को धन्यवाद दिया। वो जीतने के बाद नहीं गए, और हम हारने के बाद भी डटे हुए हैं और लड़ेंगे, क्योंकि सड़क की राजनीति से आए हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ी है। जब तक विधानसभा के अंदर नहीं घुस रहे हैं तब तक सड़क पर लड़ते रहेंगे, और जिस दिन विधानसभा में जाएंगे उस दिन उनके लिए लड़के, तो मुझे लगता है सरकार तो हमारी हो ही जाएगी, नई सरकार होगी तब भी हम लोग लड़के लेके आएंगे। मैम, आज आप राजनीति में हैं, तो आप अब का अपना जीवन और जब राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं था, उसमें और आज के जीवन में क्या अंतर देखती हैं? देखिए, दो तरह के अंतर हैं। एक तो ये कि जब आप राजनीति में नहीं थे तो आप जो भी करते थे वो आपकी अपनी निजी ज़िंदगी थी। जब आप राजनीति में आए तो आप जो भी करते हैं वो लाखों लोगों के लिए मतलब चर्चा का विषय है। आप कहीं भी आए गए, जब आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की डेट में जो भी व्यक्ति आपको नेता मानता है उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, और हमारे समाज के अंदर नेताओं से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लोग रखते हैं कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। तो आज क्या है कि हम हर पल किसी ना किसी कसौटी पे हमें खड़े उतरना पड़ता है, हमें लोगों को सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज जो हमारा निजी जीवन है वो निजी नहीं है, सब कुछ सार्वजनिक है। अच्छाई बुराई जो कुछ भी है सार्वजनिक है।
तो तब तो कोई सवाल इस तरह के नहीं थे, तब तो सिर्फ परिवार के प्रति जिम्मेदारी थी। आज समाज के प्रति जिम्मेदारी है, समाज के मूल्यों पे खरे उतरने की जिम्मेदारी है, समाज के लिए, वंचित तबके के लिए लड़ने की जिम्मेदारी है। अगर आज हम समाज के लिए नहीं बोले तो ये समाज हम पर सवाल खड़ा करेगा। कल हम नहीं बोलते थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज चीज़ें बदल चुकी हैं। अब मेरे लिए सिर्फ परिवार ही सब कुछ नहीं, अब मेरा जो सामाजिक जीवन है, जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं, हर व्यक्ति के प्रति मेरी जवाबदेही है और मुझे जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझे चुना था। तो अब तो बहुत बदल गया है सब कुछ, अब जिम्मेदारियाँ बदल चुकी हैं, सोच बदल चुकी है और चीज़ें बहुत बदल गई। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप महिला हैं और आप इतने लंबे समय से संघर्ष करते हैं, लोगों से रोज़ाना मिलना होता है आपका, तो आप समाज में क्या एक महिलाओं की स्थिति आज के समय में देखती हैं और आप आगे उसमें क्या सुधार देखना चाहती हैं? देखिए, आज के समय में मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है, बिल्कुल आया है। पहले महिलाओं को बहुत पर्दे में रखा जाता था, आज महिलाएं फिर भी निकल करके बोल रही हैं, लेकिन ये मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है। अगर आप समाज में महिला और पुरुष की बराबरी को देखोगे तो आज भी महिलाएँ बहुत पीछे हैं। आज भी महिलाएं अपनी पसंद से अपना करियर नहीं चुन सकती हैं। तमाम ऐसे, हम लोग तो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, गांव में आज भी वही स्थिति है कि लड़कियां अपने मन के स्कूल में नहीं पढ़ सकती हैं, कॉलेजेस में नहीं जा सकती, अपना करियर नहीं चुन सकती हैं, शादी का निर्णय भी उनके हाथ में नहीं, हमारे जीवन का कोई निर्णय हमारे हाथ में नहीं। तो जब तक हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं खड़े नहीं हो जाते, तब तक मुझे लगता है कि महिलाएँ प्रगति नहीं कर पाएंगी। और महिलाओं की प्रगति के लिए उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न होना होगा। अगर आपकी डिपेंडेंसी रहेगी तो आप कैसे डिसीजन लोगे? डिसीजन हमेशा वही लेता है जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है, जो खुद भी मतलब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होती किसी भी चीज़ की उसकी। हम भी अगर परिवार चला रहे हैं, आज के समय में परिवार दो, इतनी महंगाई बढ़ गई कि 2 लोगों के बिना परिवार नहीं चलाया जा सकता। तो अब धीरे धीरे महिलाएं प्रगति कर रही हैं। अब हर व्यक्ति, पहले तो ये था कि लोग शादी करते थे, कहते थे नहीं घर में महिलाओं को रखना है। आज लोग चाहते हैं कि हमें जो है नौकरी करने वाली वाइफ मिले, क्योंकि समाज बदल रहा है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पर महिलाओं को भी और थोड़ा सा हमें उत्थान करने की ज़रूरत है और राजनीतिक तौर पर उनकी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे पंचायत इलेक्शन में 33% आरक्षण है, वैसे ही विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि कम से कम हमारा जब प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो जो रेप के मुद्दों पर लोग हंसी बनाते हैं विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, उनको मुँह तोड़ जवाब मिल सकेगा। जब हमारा प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा तो चीज़ें बहुत अलग होंगी। आज की डेट में सड़क पर निकलिए तो 10 ही महिलाएं आपको सड़क पे रात के समय मिलेंगी। जब ये बराबर हो जाएगा तो इस तरह की मानसिकता जो है कि ये लड़की कैसे रात को घूम रही, इसका मतलब ये ठीक लड़की नहीं है, ये ख़त्म होगी। पहले कोएड स्कूल नहीं थे, अलग अलग थे, लेकिन आज जब कोएड स्कूल हैं तो जो बच्चे आते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, तो साथ में पढ़ रहे हैं, एक अच्छी हेल्दी बॉन्डिंग तो बन रही है। एक सोसाइटी का जो माइंड सेट था वो टूट रहा है कि अरे नहीं वहाँ लड़के पढ़ते हैं, ये कम हो रहा है। तो मुझे लगता है बदलाव की ज़रूरत है और राजनीतिक तौर पर भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप राजनीति से हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आपको राजनीति में पसंद ना हो? मुझे राजनीति में अपॉर्चुनिज्म, अवसरवादिता नहीं पसंद है। अगर आप विचारधारा के साथ हो, जनता आपके मूल्यों के साथ है। जनता ने कई जगह, मैं आपको बताऊं, कई जगह जनता ने भाजपा के खिलाफ मैंडेट देकर के आपको विधायक बनाया, आपको सांसद बनाया, उसके बाद आप भाजपा के साथ खड़े हो गए। तो आपने एक भी बार ये नहीं सोचा कि जिसने उस पार्टी के खिलाफत में आपको वोट दिया, उस वोटर की मनोदशा क्या होगी। अपॉर्चुनिज्म राजनीति में सबसे खराब है। अपॉर्चुनिज्म नहीं होना चाहिए। जो लोग व्यक्तिवादी होते हैं, सिर्फ मैं मंत्री बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, मेरा बेटा सांसद बन जाए, मेरी बेटी, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। और ऐसे लोग इस राजनीति के मूल्यों को ख़त्म कर रहे हैं। जो राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की, जो राजनीति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने की, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने की, जो राजनीति तमाम समाजवादियों ने की, मधुलिमा जी ने की, मोहन सिंह जी ने की, जनेश्वर मिश्रा जी ने की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की, वो राजनीति कभी अपॉर्चुनिज्म की नहीं गई। हो सकता है कि हमने किसी को हराने के लिए किसी के साथ गठबंधन किया हो, लेकिन हमने अपनी विचारधारा अपने खुद के व्यक्तिगत के लिए नहीं बेच दी। कल तक कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं। जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक विचारधारा पे रहो और सही चुनाव करो जो जनता के हित में हो। अगर आप जनता के लिए अपना, राजनीति में आने का मतलब है आपने अपना जीवन जनता के प्रति समर्पित कर दिया। मेरे घर में शादी होगी और क्षेत्र में शादी होगी, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा क्षेत्र होगा, इसलिए क्योंकि वो लोग, उन लोगों को मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अब उनके साथ ही रहना है।
इसीलिए उनके हर सवाल का जवाब देना है, उनके बीच में रहना है और समाज के बदलाव के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं। अपनी ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने सपनों से बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा मैम, आप चूँकि लखनऊ से चुनाव भी लड़ी थी और आप लखनऊ की रहने वाली भी हैं, तो लखनऊ को लेकर आपका क्या विज़न है? मेरा अपना मानना है कि लखनऊ को बहुत डेवलप करने का काम किया गया। लखनऊ में 10-90 जैसी योजनाएं दी गई। आज भी लखनऊ का एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जो अनडेवलप्ड है, जहाँ पर सीवर, नाली, पानी की समस्या है, जहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। मेरा ये मानना है कि लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और राजधानी को इस तरह का अनअवेयर नहीं होना चाहिए। तो लखनऊ में मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लखनऊ में लोगों के लिए हमें करनी है। सड़क, नाली तो एक है ही सवाल, एजुकेशन पे काम करना है। लखनऊ के अंदर भी बहुत सारे ऐसी बच्चे हैं जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे। आज भी बहुत सारे बच्चे से ज़मीन में चटाई लगा के पढ़ते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लखनऊ के अंदर की मैं बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है। और मेरा जो सबसे बड़ा मुझे लगता है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अभिनव मॉडल स्कूल बनाया था, वैसा स्कूल पूरे लखनऊ में होना चाहिए। वहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि आप एक बहुत अच्छा अगर स्कूल होगा कोई सीबीएसई बोर्ड का, वो भी उतना अच्छा नहीं पढ़ाता होगा जितना अभिनव मॉडल स्कूल में पढ़ाई होती है। तो वैसे स्कूल, कॉलेजेस होने चाहिए जिसमें कम पैसों को में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके, शिक्षा का व्यापारीकरण ना हो। बिल्कुल मैम। हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारे काम करते हैं। आप सोचिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में 1 रुपये के पर्चे से 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तो गरीब के ऊपर तो असर आया ना। बहुत लोगों के पास 100 रुपये भी नहीं है, खाने को नहीं है लोगों के पास, तो कैसे गरीब आदमी इलाज कराएगा। तो स्कूल पे और मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हम लोग बना सकते हैं कि जैसे आत्मनिर्भर हों लोग, उन्हें, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमेशा से पॉलिसीज़ ऐसी आती रही हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी ज़मीन तक पहुँचें। हर व्यक्ति को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि लखनऊ को एक व्यक्ति नहीं सही कर सकता, सबको मिल करके सामूहिक प्रयास से लखनऊ को बदलना होगा। और मैम, इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर आपका क्या विजन है? मेरा मानना है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन जाने से, बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ जाने से विकास नहीं होता। विकास तो तब होता है जब गरीब आदमी की हालत में कुछ सुधार आए, उसको विकास माना जाता है, उसको परिवर्तन माना जाता है। तो जिस तरह से लखनऊ को लेकर के एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे हमारा विजन है, वैसे उत्तर प्रदेश को लेकर के है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ भी, एक्सप्रेसवे मिले और हॉस्पिटल्स मिले। आज भी सीतापुर में नई इन्होंने ट्रामा सेंटर चालू किया है, लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, नहीं चालू हुआ है, लखीमपुर में भी ऐसे, और तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ट्रामा सेंटर नहीं है, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर वहाँ पर कोई बीमार, अगर सीतापुर में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, लखीमपुर में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसको लखनऊ आना होता है, और जब तक वो लखनऊ आता है 2 घंटे का सफ़र तय करके, तब तक वो ख़त्म हो जाता है। तो लोगों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ है। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ट्रामा सेंटर नहीं है, जहाँ पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सोचना होगा कि आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, 403 विधानसभाएं, 80 लोकसभा, उसके बाद इस उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के लिए कुछ भी नहीं। आज भी अगर किसी ज़िले को, सीतापुर जैसे जो लखनऊ से सटा हुआ ज़िला है, और उन्नाव, वहाँ पे अगर ट्रामा सेंटर नहीं है तो लोग कैसे आसपास के लोग इलाज कराएंगे। तो ये सोचने का विषय है। मैम, आप जब सत्ता में आएंगी तो आप क्या करेंगे? हम सत्ता में आएंगे तो सिर्फ इसी पे काम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये लोगों के, आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी यही कहा था कि दवा, पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। तो लोगों को, आम लोगों को बदलना होगा। भाई दवा मुफ्त में मिले, रोटी मिले, लोगों को रोज़गार मिले। आदमी को फ्री का राशन नहीं चाहिए। अगर आप उसको रोज़गार दोगे तो वो क्यों आपसे फ्री का राशन मांगेगा? बिल्कुल। और फ्री का राशन दे करके आप लोगों को क्या बताना चाहते हो? बिल्कुल। उन्हीं के पैसे से, उन्हीं से ज़्यादा टैक्स वसूल के वही पे आप चुनाव के समय उनको राशन दे रहे हो, लालच दे रहे हो, उन्हें वोट खरीद रहे हो। गलत है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो हम, मैम, इतना सब हुआ, आपने सब कुछ बताया, इसके बाद में आप आखिरी एक क्या मैसेज देना चाहेंगी उन युवाओं को, उन महिलाओं को और उन लोगों को जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो आप राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, अपने करियर को लेकर के हो, धैर्य होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप धैर्य यदि आपके अंदर नहीं है तो आप बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष के दौर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में होती हैं और कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे विपक्ष में होती हैं। हर परिस्थिति में धैर्य और शांति और दिमाग से काम लेने पर ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग
सभी लोगों से इस चैनल के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि धैर्य को बनाए रखें और सही और गलत के अंतर को पहचानें। जो सही हो उसके साथ रहें और जो गलत हो या अन्याय हो तो उसके खिलाफ रहें। हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए, हमारी सोच एक होनी चाहिए और हमारा विज़न अच्छा होना चाहिए। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। थैंक यू मैम।